हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 33 तक कवर कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 34 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। तो दोस्तों, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन के एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, सभा एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें जो है वो निहित है। इसमें से हड़ताल करने की जो स्वतंत्रता है वो नहीं है, जबकि हड़ताल की जगह पे क्या है, सभा एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 में यह वर्णित है कि राज्य जो है वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। यह है किसमें दोस्तों, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशा तथा प्रसूति में सहायता की जाएगी। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा, यह अनुच्छेद 50 में निहित है। अगला प्रश्न है वो है, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनी है। दोस्तों, संसद का 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा 3 भाग है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इसमें उपराष्ट्रपति नहीं आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों, यह राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावी क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष? तो वो थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। इसमें से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, जो कि गलत है दोस्तों। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया और 3 नए शब्द को जोड़ा गया। वो कौन कौन सा शब्द है, तो वो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, जिसको प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना में अभी तक में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो याद रखिएगा एक बार संशोधन हुआ है 1976 ईस्वी में, और 3 शब्द को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। केवल एक कथन सही है, जबकि दूसरा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने के इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किससे संबंधित कहा गया है। तो दोस्तों, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि देश का जो शासन में मूलभूत चीज़ें हैं, जो अभी नहीं, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत वीक था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस समय लागू नहीं हो पाई। तो जो चीज़ें ज़रूरी थी पर लागू नहीं हो पाई, ऐसी चीज़ों को नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया और कहा गया कि जब उसके लिए सक्षम हो जाएगा, जो राज्य सक्षम होगा वो अपने राज्य में वो सारी चीज़ों को लागू करते चला जाएगा। तो ये जो कर्तव्य को लागू करना है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि पंचायत को भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया था, जिसकी वजह से बहुत टाइम बाद राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायत को जो है वो लागू किया गया था।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये कौन कर सकता है दोस्तों? लोकसभा तो का कार्यकाल जो होता है वो टोटल 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और ये कौन कर सकता है? तो यह राष्ट्रपति कर सकते हैं। उसके लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद होते हैं, उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को उसके कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। और यह किस आर्टिकल में पूछे कि किस आर्टिकल में ये है? तो आर्टिकल नंबर 85 के 2 में है। किस में है? 85 के बी में है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाया गया है? तो ये किससे बढ़ाया गया है? किसमें बढ़ाया गया है? तो दोस्तों आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो है 2 बार संशोधन करके इसकी संख्या को बढ़ाया गया है। पहली बार कब बढ़ाया गया था? तो 31 अगस्त 1965 ईस्वी को पहली बार संशोधन किया गया था। और इसकी संख्या जो थी उस टाइम 18 थी और 18 से बढ़ाकर 27 कर दी गई थी। दूसरी बार जो संशोधन किया गया और संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य की संख्या को बढ़ाया गया, वो दूसरी बार जब 1973 ईस्वी में संशोधन किया गया और 27 यानी कि जो कि 1965 में बढ़ाकर 27 किया गया था, पुनः 27 से बढ़ाकर 54 कर दिया गया। अभी टोटल वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या जो है वो टोटल 54 है। अगला प्रश्न है, सॉरी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, मुझे थोड़ा सर्दी हो गया इस वजह से, तो हम सो सॉरी इसके लिए। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? दोस्तों यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कहा गया कि आपातकाल की जो उद्घोषणा है वह राष्ट्रपति तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होगी। और तब ये सिफारिश कब प्राप्त होगी? जब आप मतलब संसद में जो है इसको संसद के दोनों सदनों में बहुमत के साथ इसको पारित किया जाएगा, तब जो है राष्ट्रपति अपना आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? दोस्तों एमाइलेज एंजाइम का स्राव जो है वो अग्नाशय तथा लार ग्रंथियों से भी होता है। तो दिए हुए ऑप्शन में अग्नाशय, तो अग्नाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। एमाइलेज का काम क्या है? तो यह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है और स्टार्च को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है और उसको माल्टोज में बदल देता है। तो एमाइलेज जो है वो क्या करता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, स्टार्च को तोड़ता है। और यह किससे स्रावित होता है यानी किससे निकलता है? तो यह अग्नाशय से और लार ग्रंथि दोनों से निकलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो दोस्तों वृक्क के जो बाहरी भाग होता है उसको कॉर्टेकस कहते हैं और उसके अंदरूनी भाग को मेडुला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर इसके मध्य भाग को पूछे तो हाइलस करके याद रखिएगा, वृक्क के मध्य भाग को हाइलस कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? किस ग्रंथि से? तो दोस्तों इंसुलिन का जो स्रावन होता है वो अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल हम इंसुलिन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में चर्चा किए थे, तो उसको आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के बीच के जो संबंध है उसको फिलिप्स चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। फिलिप्स चक्र एक आर्थिक अवधारणाएं हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फिलिप्स चक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था होती है दोस्तों उसका अर्थव्यवस्था पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
तो इससे क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, उधारी का स्तर बढ़ जाता है, भुगतान जो है वो अधिक होने लगता है, पुनर्निवास जो है वो कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब घाटे की वित्तीय अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, और यह निवेश पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति को बढ़ा देता है और उधारी स्तर को भी बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। तो दोस्तों भारत में जो मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता क्या है, तो दोस्तों किसी भी निश्चित अवधि में उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाले वस्तु और सेवाओं की कीमत में जो औसत बदलाव होता है उसको मापने का एक तरीका होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्थापना आपसे पूछे कब हुआ था, तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था कलकत्ता में। ठीक है। और दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च तक होता है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वह जुलाई से लेकर जून तक होता है। तो इसमें ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना 1 और ना ही 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है। दोस्तों M3 जो है वह एक व्यापक मुद्रा कहलाती है। यह मुद्रा आपूर्ति का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रकार का तरीका है M3। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई का लेखा वर्ष है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया आरबीआई का लेखा वर्ष कितना है, तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो दोस्तों भौतिक मानचित्र में पर्वत, मैदान, पठार, महासागर, झील, नदियां, रेगिस्तान, प्राकृतिक एवं भू आकृति जैसी चीज़ों को उनके क्षेत्रफल को दर्शाया जाता है। जबकि देश और राज्य की सीमा को जो है राजनीतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है, ना कि भौतिक में। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। पहला है कुद्रेमुख, लौह इसके लिए प्रमुख है, बिल्कुल सही है। कोलार में सोना मिलता है, ये भी सही है। जावर में सीसा जस्ता मिलता है, ये भी सही है। और तीसरा जो है वो है कोडरमा में चांदी नहीं मिलकर अभ्रक की बहुलता है। दोस्तों क्या है, अभ्रक मिलता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इसका कौन सुमेलित नहीं है यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों पूर्ण गरीबी का मतलब जो है वह पूर्णतया गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा शहर सबसे प्रारंभिक कढ़ाई शैली में से एक चिकनकरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों चिकनकरी कढ़ाई शैली के लिए जो है लखनऊ यूपी जो है वो फेमस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न है, ये चिकनकरी कढ़ाई होती क्या है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का जटिल और नाजुक धागे से किसी भी कपड़े पे किया गया वर्क काम जो है वो होता है चिकनकरी कढ़ाई शैली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश स्थल रूढ़ देश है। तो स्थल रूढ़ जो देश है वो है स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। तो हिमालय की जो पूर्ववर्ती नदी यानी कि ऐसी नदियां जो हिमालय के निर्माण से पहले से मौजूद हैं, ऐसी नदियां कौन कौन सी है। तो सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, ये सभी जो है
हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां हैं, और भी काली नदी हो गया, कोसी हो गया, तीस्ता हो गया, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां रही हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों नदियां जो है वो हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां रही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री देशांतर रेखा है, यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना कब की गई थी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो है वो स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है दोस्तों वो ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है, जबकि बहामास, लीबिया, यूएई इन सारी जगहों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा टोटल 17 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? टोटल 17 देशों से गुजरती है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, यूएई ये सारे देश जो है वो सारे शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 देश के साथ अपना बाउंड्री को शेयर नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश या भूटान, चीन और म्यांमार ये 3 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है तो ये नहीं होगा। सिक्किम जो है दोस्तों वह नेपाल, चीन और भूटान के साथ अपना सीमा साझा करता है तो ये भी नहीं होगा। मिजोरम जो है दोस्तों, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है, यानी कि 2 देश के साथ मिजोरम जो है अपना सीमा रेखा साझा करता है, तो यही आंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों वह बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। दोस्तों जब प्रति चक्रवात चलता है तो मौसम जो है वह स्वच्छ होता है, आसमान स्वच्छ होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रति चक्रवात दोस्तों उच्च दाब वाले क्षेत्रों में ही चलता है और इसका दाब जो होता है, मेन दबाव जो होता है वह केंद्र में अधिक होता है और इसकी वजह से हवाएं जो है बहुत अधिक शुष्क होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की काउंसिलिंग में कौन एक सदस्य नहीं था? पहले तो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग के काउंसिल यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के परिषद में कितने सदस्य थे? तो टोटल 6 सदस्य थे, जिसमें बेंसीटाट जो है वो नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जबकि वॉरबेल, क्लेवरिंग और मॉनसन जो हैं वो वॉरेन हेस्टिंग के काउंसिल में सदस्य रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंसीटाट। बेंसीटाट जो है दोस्तों वो बंगाल के गवर्नर के रूप में 1759 से लेकर 1764 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? तो तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया था। सबसे पहले इनके द्वारा ही चलाया गया एक मासिक पत्रिका था। और कब चलाया गया था? तो 1871 ईस्वी में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका चलाए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? इसमें से कौन सा है जो गलत सुमेलित है? चलिए देखते हैं। पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे। ये इंडिया टुडे जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये लिखा गया था राजनी पालमे दत्त जी के द्वारा। तो ये पहला ही गलत हो जाएगा। अगला है जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्होंने लिखा था। सुभाष चंद्र बोस फाइटर फॉर फ्रीडम, इन्होंने लिखा था। पट्टाभी सीतारामैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने लिखा था। तो ये तीनों सही सुमेलित है, जबकि पहला जो है वही गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों यहाँ अष्टदिग्गज पूछा है, तो अष्टदिग्गज जो है वह कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, जो कि विजयनगर के शासक रहे थे। जबकि शिवाजी की बात करें तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, ना कि अष्टदिग्गज। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज में। अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से। अगला प्रश्न है,
पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों पहली बार सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पहली बार सती होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में उन्होंने राणा संगा के साथ युद्ध किया था और राणा संगा से वो जब हारने लग गए थे तो उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, अगर हमको मतलब अपने अल्लाह को कि अगर हम जीत गए तो हम शराब को छोड़ देंगे, ये सब जो बोले थे और बाकी जो भी कुछ बुरी आदतें थी उन्होंने कहा था ये छोड़ देंगे। तो फिर वो जीत गए थे। उसी के बाद उन्होंने खानवा के युद्ध के बाद राणा संगा पर विजय प्राप्त किए थे, तब जाके उन्होंने गाजी की उपाधि को धारण किया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो है दोस्तों 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जबकि घाघरा का युद्ध जो है वो बाबर और अफगान के बीच 1529 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद बाबर की डेथ हो गई थी 1530 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। यानी पूरा पाषाण काल में जो था कौन कौन से उपकरण मिले थे? अगला है कि मध्य पूरा पाषाण काल के हैं, इसमें से कौन सा है जो मध्य पूरा पाषाण काल का है, ये पूछ रहा है। तो बेधक जो है वो है। उसके बाद खुरचनी भी है और हाथी की कुल्हाड़ी भी है। ब्लेड जो है वो मध्य पूरा पाषाण काल के समय का नहीं है। तो 1, 2, 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो दोस्तों भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या है वो संविधान में संशोधन करके संसद के द्वारा संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसदीय कानून द्वारा उसमें संशोधन करके बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों लाठी क्लब की जो स्थापना है वह बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। और यह क्यों किया गया था? तो यह युवा को बहादुर बनाने और उन्हें देश की आज़ादी में उसको लड़ने में सक्षम बनाने के लिए ये लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ दोस्तों जॉन लॉरेंस जुड़े थे। कौन थे? जॉन लॉरेंस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो दोस्तों अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा किया गया था, जो कि सिख के छठे गुरु थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु हरगोबिंद सिंह। जबकि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था और गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई थी। तो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद सिंह के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य भी थे जिसका नाम था शंकर नायर। उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर अपने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंकर नायर। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो दोस्तों पहला जो दिल्ली दरबार लगा था वो 1877 ईस्वी में लगा था और इसी दिल्ली दरबार में प्रथम दिल्ली दरबार में दोस्तों महारानी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। क्या दिया गया था? केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और यह हुआ किसके समय में था? तो दोस्तों यह लॉर्ड लीटन के टाइम पे हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है शक्ति का बीमीय सूत्र है, इसमें शक्ति का बीमीय सूत्र कौन सा है? तो ml² T⁻³ जो है वो शक्ति का बीमीय सूत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो दोस्तों
प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का पौधों के द्वारा जो सबसे तीव्र अवशोषण होता है वो लाल और बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक लाल का होता है, फिर बैगनी का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो दोस्तों गन मेटल जो है यह तांबा का, टीन का और जस्ता का मिश्र धातु है, जिसमें तांबा सबसे अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। लगभग 88% जो है तांबा होता है, 10% टीन होता है और मात्र 2% जो है वो जस्ता यानी जिंक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉपर, टीन और जिंक के मिलने से गन मेटल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो दोस्तों निकेल की मदद से जो है खाद्य वनस्पति तेल को वसा में परिवर्तित किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकेल। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो जब नेत्रदान होता है दोस्तों तो आँख का, कॉर्निया का दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉर्निया। जबकि रेटिना पे दोस्तों हमारा जो वस्तु का जो भी हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। बिल्कुल सही है। जब तापमान बढ़ता है तो वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। अगला है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो बिल्कुल सही है, ध्वनि का जो वेग है वो वायु में दाब पर निर्भर नहीं करता। अगला है, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये गलत है दोस्तों, आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि का वेग जो है वो बढ़ता है। चौथा है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। तो ये भी सही है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने युक्ति को क्या कहते हैं? यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदल देता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है लाइपेज। लाइपेज जो है यह वसा विघटन यानी वसा को पचाने वाला एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है दोस्तों, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज जो है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो कि हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था, शुरू में ही बताया था कि एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इरेप्सिन जो है, इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ए का 4, 2 का 3 और सी का 1 और 2 का 2। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों कवियों का कवि जो है यह लक्ष्मीकांत वर्मा को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीकांत वर्मा हो जाएगा। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डेट में, तब तक के लिए जय हिंद।